आमचे हे ठिकाणी व्यासपीठवरती आमचे खासदार मेघाताई कुलकर्णीजी, दिलीप कावडे साहेब, महाराष्ट्राचे अनुसूचित जाती मोर्चाचे अध्यक्ष, आमचे आमदार सुनील कावडे साहेब, हेमंत रासने साहेब, अमित गोरखे साहेब, योगेश टिडेकर साहेब, प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे साहेब, धीरज घाटे साहेब, भीमराव साठे साहेब, वर्षाताई डहाडे, महेश पुंडे, राहुल भंडारे, स्थानीय आमचे सगळे नगरसेवक, व्यासपीठवरती समस्त महानुभाव आणि दर्शकगृहामध्ये पुणेचे माझे बंधू आणि भगिनी नाही, माझे परिवारचे सदस्य. आता हे कार्यक्रमची सुरुवात झाली होती तर मंचवरती आमचे संयोजक च्या तोंडामध्ये शब्द आला आमचे पाहुणे. मी त्यांना पण सांगतो आणि आपल्याला पण सांगतो आणि पुणेचे एक एक माणसाला सांगतो, हे धरतीमध्ये मी पाहुणे नाही, मी महाराष्ट्र माणूस आहेत, मी मराठा माणूस आहेत आणि हे धरतीला मी नमन करतो. हे धरतीची उत्कृष्टता, हे धरतीचा इतिहास, हे धरतीची वीरता, मला जब जब मौका मिळतात महाराष्ट्राच्या धरतीमध्ये यायचा, माझा एक भावनात्मक क्षण माझ्या मनामध्ये नाही, माझ्या कणकणमध्ये आणि माझ्या रोंगटेमध्ये ते एक भावना येतात बाबा. आणि त्याच्या दोन कारण आहेत आजचा कार्यक्रमचा. पहिला कारण हेच की हे पुणे महात्मा ज्योतिबा फुलेचे जन्मस्थान आहे. असे आमचे महान समाजसेवक, सोशल रिफॉर्मर, राष्ट्रचे नवरत्न नाही, विश्वचे नवरत्न आमचे ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले आहेत. आणि क्रांतिकारी आमची परमादरणीय सावित्री फुलेजी. महिलांचा शाळा, पहिला शाळा देशामध्ये पुणेमध्ये स्थापित झाली होती त्यांच्या कालखंडामध्ये. आणि एक भावनात्मक गोष्टी पण आहेत. कारण काय, त्यांचं नाव आणि माझं नाव दोघी आमचे कुलदैवत ज्योतिबा महाराज वरती आहेत. आणि माझा दुसरा कारण, हे धरती राजस्थान नाही, लाहोर केवल नाही, महाराष्ट्र केवल नाही, उत्तर प्रदेश केवल नाही, संपूर्ण भारतवर्ष आणि संपूर्ण हिंदुस्थानचा मोठा मराठा योद्धा
शिवाजी महाराजांची सोच, हिंदवी स्वराजची सोचला साकार करायचा संकल्प घेऊन 10 फरवरी 1771 मध्ये लाल किल्ल्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आणि आमचे मराठा झेंडाला फडकायचा एक उद्देशाला घेऊन महाजी महाराजांच्या आखरी क्षण प्राणाची पुणेमध्ये होती. तर माझ्या आणि तुमचा एक पारिवारिक संबंध आहे, एक रक्तांचे संबंध आहे. आणि आज जो अभियानची सुरुवात झाली, संविधान गौरव अभियान, अभियान को शुरू करने के लिए, एक विषय को अभियान में परिवर्तित करने के लिए दशकें लग जाती हैं, कालखंड निकल जाता है. एक एक व्यक्ति लाखों लोगों के संगम के आधार पर एक अभियान में परिवर्तित होता है. लेकिन हमारे पंत प्रधान के नेतृत्व में कुछ ही क्षणों में ये संविधान गौरव की आराधना एक अभियान में परिवर्तित हो गई है, एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई है. जो नींव 75 वर्षों पहले हमारे संविधान के निर्माताओं ने देश में एक बीज बोई थी, जिसे खाद और पानी उन्होंने दिया था, आज वही एक बीज जिसे खाद और पानी उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के आधार पर एक वट वृक्ष के रूप में रूपांतरित कर दी है, जिसके छाया में हमारा भारत माता आगे अग्रसर होकर बढ़ रहा है. हमारे पंत प्रधान की सोच और विचारधारा स्वतंत्रता से हमारे अमृत काल तक जो सफर भारत ने तय की है, उस अमृत काल से शताब्दी काल तक, इस कालखंड में, हमारे युग में भारत को हमें एक विकसित भारत और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा. और अगर वो संभव करना है तो हमारे संविधान की कहानी युग युग में जीवित रखनी होगी. हमारे संविधान का सफर, 75 साल का सफर युग युग में जीवित रखना होगा. और 75 साल पहले जब विश्व के लोग भारत की क्षमता पर प्रश्न रखते थे, क्या स्वतंत्र देश के रूप में ये क्षेत्र, ये देश आगे बढ़ पाएगा? आज 75 सालों में, पिछले 10 वर्षों में पंत प्रधान के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज भारत उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है. तालियां थोड़ी कम बजी, मैं जानता हूं क्यों. मला माहित आहे बाबा, कारण काय? कारण हेच की दिल मांगे मोर. आता काळजी नको करा. आज आमचा भारत माता 5वी बडी अर्थव्यवस्था आहेत. 2 वर्षामध्ये आम्ही विश्वचा 3री बडी अर्थव्यवस्था होईल, जर्मनी आणि जपानला पिछाडून.
हे क्षमता आमची शिल्पकार आमचे पंतप्रधानच्या हातामध्ये आहेत. जहां एक तरफ भारत विकास प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, वहीं आज विश्व के तीसरी बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत उजागर हो चुका है. 1,77,000 स्टार्टअप्स. एक यूनिकॉर्न नहीं होता था भारत में. एक यूनिकॉर्न मतलब कंपनी का वैल्यू होता है $1 बिलियन, 8,500 करोड़. आज 10 वर्षों में वही भारत में 118 यूनिकॉर्न बन चुके हैं. पंतप्रधान ने संविधान को अपना ग्रंथ मानकर, बाबा साहब अंबेडकर को अपने गुरु मानकर, भारत का परचम भारत के अंदर नहीं, विश्व पटल पर नहीं, लेकिन चांद पे भी लहरा दिया. आप कल्पना कर सकते थे कि भारत पहला देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करके, भारत का तिरंगा पहला देश है पूरे विश्व में जो साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ के रख दिया. आज एक नवीन उत्साह एक एक नागरिक के दिल में है. आज भारत विश्व बंधु के रूप में उभर रहा है, आत्मनिर्भर चरित्र के आधार पर. पर देश में ऐसे लोग भी हैं, देश में ऐसे नेता भी हैं, देश में ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिनको ये बात पचती नहीं है. देश विकास करे, प्रगति करे और उसमें उनका पॉकेट ना भरा जाए तो बेचैनी हो जाती है. और बात करते हैं संविधान की. जिस राजनीतिक दल कांग्रेस ने जब मतलब पड़े तो संविधान को कचरे के डब्बे में फेंक दिया, और जब मतलब पड़े तो अपने राजनीतिक रोटियों को सिखाने के लिए संविधान का इस्तेमाल करती है. ऐसे राजनीतिक दल का पोल खोलने के लिए आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं. और तो और मैं क्या कहूं, कालचा दिवस पाहून घ्या तुम्ही. संसदमध्ये विपक्षचे नेते राहुल गांधीजीची शब्दवाली काय सांगितलं त्यांनी. त्यांच्या तोंडामध्ये काय शब्द आले. आय एम एट वॉर विथ द इंडियन स्टेट. देशाचा तुम्ही नागरिक आहेत आणि वॉर विथ इंडियन स्टेट म्हणजे काय, म्हणजे ऍट वॉर विथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तुम्ही रण करणार देशाच्या संविधान जवळ. कल्पना करा तुम्ही. कौन लड़ाई लड़ता है भारत देश के विरुद्ध. आज आतंकवादी लड़ते हैं भारत देश के विरुद्ध, नक्सलवादी लड़ते हैं भारत देश के विरुद्ध. हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी पोल अपने आप ही खोल दी है. पर आज उस दल का पर्दाफाश करने की जरूरत है मेरे भाई और बहनों. एक तरफ वो दल है
जिसने सदैव संविधान का इस्तेमाल किया है सत्ता को बटोरने के लिए, और दूसरे तरफ वो दल है जिसने संविधान को सर माथे लगाकर भारत के विकास और प्रगति के लिए अपना जी और जान लगाने का कार्य किया है। पचहत्तर वर्षों में काँग्रेसच्या काळामध्ये झाला 75 संशोधन। शुरू करो आप 1951 में 19 आर्टिकल 19/1/क आजादी के 4 साल बाद पहला संशोधन कांग्रेस पार्टी लेके आई। किस लिए? कलाकारों को और मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए, जो प्रजातंत्र की चौथी स्तंभ है, मेरी मीडिया, मेरे पत्रकार, उन पर अंकुश लगाने के लिए वो संशोधन लाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। 1971 का वो काल जब इंडिया के संविधान को इन्होंने इंदिरा के संविधान में परिवर्तित कर दिया, संशोधन लाए 24वां और 25वां, जहां संसद को अधिकार दिया गया संविधान में संपूर्ण संशोधन लाने के लिए, और न्यायपालिका की क्षमता पर अंकुश लगाया गया। 2 साल बाद उसे रद्द किया गया था, लेकिन वो संशोधन लाया गया ताकि उनके हाथों में शक्ति आ जाए। और उसके बाद जो कालखंड आया जहां अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर में, जहां विधानसभा को शक्ति प्रदान की गई, कौन नागरिक है, उन नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के नागरिक कौन होंगे, उन नागरिकों की परिभाषा तय करने की शक्ति विधानसभा को दी गई। और किस नागरिक को क्या अधिकार दिया जाएगा, और एक पूरे घट को, कश्मीरी पंडित को अपने अधिकारों से वंचित किया गया उस नियम के तहत। और चौथा उदाहरण आपके सामने, जब बहन शाहबानो का न्यायालय ने उनको संपूर्ण रूप से न्याय दिलवाया, मुस्लिम वोट बैंक को पकड़ने के लिए संसद में बिल पारित किया ताकि उस बहन शाहबानो को न्याय न मिल पाए। यह कांग्रेस का इतिहास है। और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पंतप्रधान के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में 22 संशोधन जो लाए हैं, एक एक संशोधन का उद्देश्य रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पहला संशोधन जो लाया गया संसद में, हमारे गरीब वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने के लिए, ताकि जो उद्देश्य है कि अगर भारत माता अगर बढ़ेगी तो एक एक नागरिक को
स्वावलंबी और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ पाएगी। और वहीं मेरी अपनी मेघा ताई जैसी हमारी महिलाएं अल्पसंख्यक के रूप में संसद में बैठी हुई थीं। 70 साल से आवाज उठ रही थी कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना होगा। हमारे पंत प्रधान के कथनी और करनी में अंतर नहीं, उनकी विचारधारा थी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को 33% आरक्षण संसद और विधानसभा में दिलाने का कदम हमारे पंत प्रधान ने लिया। तीसरा संशोधन, देश में आय के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में अनेक नियम, अनेक नीतियां, एक आधुनिक टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी की कल्पना कई सरकारों ने की थी, लेकिन क्रियान्वयन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 2023-24 में 75 वर्षों में सबसे ज्यादा टैक्स 11 करोड़ 70 लाख 11.73 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया। और आखिरी संशोधन, मुस्लिम समाज की मेरी बहनें को आजाद करने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक को आवेद अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। अब एक और कालखंड की मैं चर्चा करूंगा, वो कालखंड जो भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक काला धब्बा के रूप में रखा गया है। इमरजेंसी का कालखंड, जहां इस संविधान की आत्मा को कुचल कर रख दिया था। सत्ता को पकड़ने के लिए जब इंदिरा गांधी जी का चुनाव को अवैध न्यायपालिका ने घोषित किया, 2 दिन के अंदर ही लोकसभा और राज्यसभा में बिना बहस किए हुए नया बिल पारित किया, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विषय में कोई भी मुद्दा आए तो न्यायपालिका का हक और अधिकार को समाप्त कर दिया, केवल इसलिए कि कुर्सी बचे, सत्ता बचे। 1 लाख लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। और वो कालखंड बंधू आणि भगिनी, युग युग मध्ये स्मरण करायचं आहे। स्मरणचा कारण असा त्रुटी कधी पण आमच्या देशमध्ये ना हो, हे सबक आम्हाला घ्यायचं आहे आणि हे संकल्प आम्हाला घ्यायचा आहे। और यह अन्याय केवल वहां तक नहीं रुका। जस्टिस HR खन्ना, जिन्होंने निर्णय दिया था कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द किया जाता है, जब उनकी बारी आई मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, उनको उस पद से वंचित करके छोड़ दिया।
ये बात करते हैं संविधान की। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में 88 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और वो तारीख भी मैं आपको बता दूं, 12 फरवरी 1980, जब एक ही दिन में 7 चुने हुए सरकारों को इंदिरा गांधी ने एक ही दिन में बर्खास्त करके छोड़ दिया था। ये संविधान की बात करते हैं। जिस संविधान के एक एक पन्ने को, जिस संविधान के एक एक क्लॉज को इन्होंने कुचल के रखा है, आज ये संविधान की बात करते हैं। और जब इनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब इनके नेता ने क्या किया? इनके नेता ने सारे मेरे मीडिया के सामने, कावड़े साहब, ऐसा अधिनियम था, अधिनियम को हाथ में लेके फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल दिया। ये संविधान की बात करेंगे, ये संविधान की सम्मान की बात करेंगे। अनुच्छेद 370 लागू किया इन्होंने जम्मू कश्मीर में। 45,000 लोगों की मौत हुई है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहला कदम हमने लिया कि 140 करोड़ हमारे भारतीयों को एक स्थिर और मजबूत सरकार देने के लिए पहला कदम हमने लिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर भारत की एकीकरण को सदैव के लिए समर्पित करके प्रधानमंत्री जी ने कदम लिया। एक विधान एक निशान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच, उनकी विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर की सोच और विचारधारा को क्रियान्वयन अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अंग्रेज चले गए, लेकिन 75 साल बाद उनके नियम, उनके कानून आज तक एक एक भारतीय के ऊपर सवार था। सारे कॉलोनियल कानून को प्रधानमंत्री जी ने बदल दिया है। और अंडमान और निकोबार के द्वीप, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर डाल दिया। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप का नामांकरण कर दिया। और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप का नाम कर दिया। और जो राजपथ नाम रखा था अंग्रेजों के द्वारा, उस नाम को बदलकर कर्तव्य पथ का नाम डला दिया। उत्तराखंड पहला राज्य है। एक देश, एक विधान, एक निशान, एक नियम। जहां बाबा साहब अंबेडकर का सपना यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहला मॉडल लागू हो गया है। और वो दिन भी दूर नहीं जहां पूरे देश में वही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। मेरे भाई और बहनों, आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की बात करती है। इनको तो संविधान में केवल स्वयं सेवा दिखता है। और यह तो केवल कुर्सी का जोर है और मचाते हैं ईमानदारी का शोर। अगर संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं,
पॉकेट में लाल किताब, लाल डायरी डाल के घूमते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं एक एक कांग्रेसी को, 1952 में ये कहां थे जब बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा का चुनाव लड़े और जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके विरुद्ध प्रचार करके कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा करके बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया था। 1952 के चुनाव में, 1954 के चुनाव में कहां थे ये कांग्रेसी जब बाबा साहब अंबेडकर नेहरू जी के कैबिनेट के सदस्य थे और उनको विदेश समिति, रक्षा समिति के बाहर रख दिया था और उत्तेजित होकर बाबा साहब अंबेडकर ने अपना त्याग पत्र दिया। और तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था अंबेडकर जी से के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहां थे ये कांग्रेसी जब दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ और उनकी अंतिम आस्था दिल्ली में उनकी अंतिम विदाई होने से इनकार कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। कहां थी ये कांग्रेस पार्टी जब बाबा साहब अंबेडकर जैसे भारत के नवरत्न नहीं, मैं तो ये मानता हूं विश्व के नवरत्न हैं, इनको भारत रत्न इतने सालों से नहीं दिया था। उस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं जिस पार्टी को दरकिनार इस देश के हर वासी ने कर दिया है, सुपड़ा साफ कर दिया है, और महाराष्ट्र की जनता को तो मैं सलाम करता हूं, नया इतिहास रच दिया। दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा कि ये कहां कहां बचे हैं। पचहत्तर साल में ये इतिहास पहली बार माझी माटी महाराष्ट्राची माटीचा शंखनाद झाला, काँग्रेसच्या विरोध ही सुपडा साफ झाली त्यांची। यही भारतीय जनता पार्टी है। सन 1990 में कांग्रेस के लिए कोई पूजनीय नहीं है जिनका नाम नेहरू से न अंत हो या गांधी से न अंत हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद भवन में बाबा साहब का चित्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने टंगवाया था। एक तरफ मेरे पूर्वज, माझे आजोबा जिवाजीराव महाराज ची सोच होती, विचारधारा होती, आणि संसद मध्ये ते राजप्रमुख होते मध्य भारतचे, आणि संसद मध्ये सरदार पटेलचा चित्र कमिशन करून सरदार पटेलच्या चित्र लगायचा कार्य जिवाजीराव महाराजांचा होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनका चित्र लगाया। गैर कांग्रेसी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर 1990 में भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को दिलवाया। और प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ मुंबई जो जन्मस्थली है बाबा साहब की, मऊ जो जन्मस्थली है बाबा साहब की, दिल्ली जो महापरिनिर्वाण स्थली है बाबा साहब की, मुंबई जो चैतन्य भूमि है बाबा साहब की, लंदन जो शिक्षा भूमि है बाबा साहब की, और नागपुर जो दीक्षा भूमि है बाबा साहब की,
पांचों स्थान को तीर्थ स्थान के रूप में परिवर्तित करने का काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी करा है। दिल्ली में बाबा साहब का राष्ट्र स्मारक का स्थापना की। 26 नवंबर संसद में संविधान दिवस का आयोजन किया। और आज जो डिजिटल क्रांति देश में हो रही है, यूपीआई के तहत, जहां देश के अंदर 172 बिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 250 लाख करोड़ के आधार पर, वैल्यू के आधार पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उस ऐप का नाम पंतप्रधान ने कोई और नहीं रखा है, भीम ऐप रखा है। तो एक तरफ मेरे भाई और बहनों, वो दल है जो इस्तेमाल करता है बाबा साहब को, इस्तेमाल करता है संविधान को। एक तरफ वो दल है जो कहते हैं मोहब्बत का दुकान है, पर मोहब्बत के दुकान में नफरत का सामान है। और दूसरी तरफ वो दल है जो देश के एक एक वासी, शोषित, वंचित, पीड़ित, एक एक वासी के विकास और प्रगति के लिए समर्पित है। एक तरफ वो दल है जिसकी तानाशाही की विचारधारा है, और दूसरे तरफ वो दल है जिसकी समावेशी की विचारधारा है। एक तरफ वो दल है जिसकी तुष्टीकरण की सोच है, और दूसरे तरफ वो दल है जिसकी संतुष्टीकरण की सोच है। तो आज आपके सामने एक संकल्प आपके द्वारा भी मैं लेवाना चाहता हूं। भारतवासी होने के नाते, महाराष्ट्र के नागरिक होने के सामने वास्ते, महाराष्ट्र ने सदैव देश की क्रांति, देश के इतिहास, देश की प्रगति, देश के विकास में अपना बलिदान दिया है, अपना योगदान दिया है। और एक संकल्प हमें लेना होगा कि ये धरती झुकेगी नहीं, ये लोकतंत्र रुकेगी नहीं, और भारत का मस्तक झुकेगा कभी नहीं। संविधान की रोशनी के आधार पर 75 वर्ष गुजरे हैं, और यह सफर अमृत काल से शताब्दी काल तक, यह सफर संकल्प से सिद्धि तक, यही संविधान भारत के 140 करोड़ नागरिक को सदैव अपनी रोशनी प्रदान करेगी, और एक विकसित भारत, एक विश्व गुरु भारत का निर्माण करने में आप और हमें एक नया उत्साह जरूर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय शिवाजी, जय शिवाजी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत।